जिसके चावल में हो खुशबू और सब्जी में हो स्वाद, हर रोटी में हो सेहत की बात। आइए चलिए उस राह पे जहां हर घर में पोषण हो खास। नमस्कार, मैं रेणु प्रीति, दूरदर्शन उत्तराखंड के हमारे आज के खास कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आपके लिए खास कार्यक्रम लेकर आए हैं जो पोषण से जुड़ा हुआ है। पोषण जो जुड़ा है माँ की ममता से, जो जुड़ा है हर परिवार की सेहत से और जो जुड़ा है बच्चे के सुरक्षित भविष्य से। और इसी को देखते हुए हमारे देश में भी पोषण का 7वां संस्करण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पोषण पखवाड़ा जिसे 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक पूरे देश में आयोजित किया गया है और जगह जगह महिलाओं को, बच्चों को ये बताया जा रहा है कि हमें हमारे भोजन की थाली को केवल पेट भरने के लिए नहीं लेना है, बल्कि हमें इसे चुनना है अपने स्वस्थ जीवन के लिए। तो आइए इसी विषय पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर पोषण होता क्या है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। और इसी चर्चा पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी स्टूडियो में जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर उमा रावत हैं जो सहायक निदेशक हैं एनएचएम की। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर ऋचा जो डाइटिशियन हैं दून हॉस्पिटल में। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो आज हम बात करेंगे पोषण की, क्योंकि हमारे पूरे देश में जो है पोषण के बारे में जगह जगह बताया जा रहा है। तो ऐसे में सबसे पहले डॉक्टर उमा, मैं आपके पास आना चाहूँगी और हम आपसे जानेंगे कि आखिर ये जो पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है इसका क्या उद्देश्य है, ये कितना ज़रूरी है? पोषण पखवाड़ा एक्चुअली एक पर्टिकुलर की लोगों को अवेयरनेस के लिए कि भी पोषण कितना ज़रूरी है। खाना तो सभी खाते हैं, लेकिन बहुत बार जो है अनअवेयरनेस की वजह से जो है उसमें पौष्टिक तत्वों की जो है कमी हो जाती है। तो उसको थोड़ा सा अवेयर करने के लिए, और स्वास्थ्य विभाग में अगर मतलब बीइंग असिस्टेंट डायरेक्टर अपने स्वास्थ्य विभाग में जो मैं एमसीएच डिवीज़न देख रही हूँ, तो एनीमिया एक मुख्य कारण होता है कुपोषण का। तो हम स्वास्थ्य विभाग एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए, एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए कार्य करते हैं अभी पोषण में। डॉक्टर ऋचा, आप एक डाइटिशियन हैं और एक डाइटिशियन के तौर पर आप जो पूरे देश में इस वक्त पोषण पखवाड़ा चल रहा है, इसे कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आपका और गवर्नमेंट का जिन्होंने ये पखवाड़ा एक स्कीम बनाई है। जो एक्चुअली मैम ने एक बहुत अच्छी बात कही कि खाना सब खाते हैं, मेन इम्पॉर्टेंट है आप खाने में क्या खा रहे हैं और जिस वजह से आपके बॉडी में हर न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में पहुँचे, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट एक तत्व रहा है हमारे लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एज अ डाइटिशियन कि आप जो भी खाएं, जितने भी आपका ये पखवाड़ा एक पीरियड चल रहा है आज से 5 से 22 तक, मेन इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें वो न्यूट्रिएंट्स ले जिसकी वजह से आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो गर्भवती हो, चाहे वो लैक्टेटिंग मदर हो, दूध पिला रही है, चाहे वो बच्चा छोटा है, एनीमिक ना हो, जितने भी पोषक तत्व हैं उसकी बॉडी में जाए। तो इस पर्पज़ का जो मेन पर्पज़ रहा है गवर्नमेंट का, वो इसी बेस में रहा है कि आप जितने भी न्यूट्रिएंट जो भी आप खाएं वो न्यूट्रिटिव हो। वैसा नहीं आपको जो लेके कुछ भी खा लिया, आपको उस चीज़ की नॉलेज गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रहा है, पर आप उसको फॉलो अपने जीवन में कीजिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर उमा, आपने अभी एनीमिया की बात की थी और अभी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्हें एनीमिया की जानकारी नहीं होती है। बच्चों को एनीमिया हो जाता है, महिलाओं को हो जाता है। तो आखिर ये एनीमिया रोग है क्या, इसके क्या लक्षण होते हैं? एनीमिया अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो शरीर में खून की कमी को हम एनीमिया कह सकते हैं। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन, मतलब खून में जो है हीमोग्लोबिन होता है जिसका मुख्य काम ऑक्सीजन को जो है शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाना होता है। तो जब खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है एक लेवल से कम हो जाता है तो उसको एनीमिया बोला जाता है। और मुख्यतः एनीमिया को जो है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और उसकी जांच जो है एक बूंद खून से जो है आप हीमोग्लोबिन की जांच कर सकते हैं और अपने एनीमिया का स्तर जो है पता कर सकते हैं। जी, ये बहुत ही सिंपल और नॉन कॉम्प्लिकेटेड जांच है जिसको कोई भी व्यक्ति, हमारे सारे जितने भी हमारे सरकारी अस्पताल हैं, चाहे वो सब सेंटर हो, चाहे वो पीएचसी हो, चाहे सीएचसी पे हो, इस खून की जांच की सुविधा हमारे यहाँ सभी जगह उपलब्ध है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग जो है करवाता है। जी बिल्कुल। मैम, हम कुपोषण की यहाँ पे अगर बात करते हैं तो एनीमिया उसका एक मुख्य श्रेणी में आने वाला रोग है। तो अगर हम उत्तराखंड की अगर हम देखें बात, तो उत्तराखंड में कितने लोग हैं जो एनीमिया से ग्रसित होते हैं?
अगर हम NFHS डेटा जो नेशनल फैमिली सर्वे का जो एक डेटा होता है NFHS 5 के डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ लगभग मतलब भारतवर्ष में 50% लोग जो है एनीमिक हैं और उत्तराखंड के डेटा की बात करें NFHS 5 में तो हमारी गर्भवती महिलाओं में ये 46% है और जबकि किसी भी मतलब 15 से 59 एज ग्रुप की जो कोई भी अगर फीमेल है तो उसमें ये स्तर 42% है। और मतलब एनीमिया ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं या बच्चियों में ही है, ये हमारे पुरुषों तक भी है। अगर हम अपने पुरुषों वयस्क पुरुष की बात करें तो लगभग 13% जो हमारे मेल हैं वो भी एनीमिक है और अगर हम किशोर अवस्था के जो बच्चे हैं लड़के हैं उनमें ये 27% तक पाया गया है NFHS 5 सर्वे के दौरान। जी डॉक्टर ऋचा, अभी हम बात कर रहे हैं पोषण पखवाड़े की जिसमें कुपोषण जो सबसे मुख्य रोग है, तो कैसे पहचाना जाए कि ये व्यक्ति कुपोषित है, क्या लक्षण उसके होते हैं? देखिए, अगर कुपोषित, अगर आप एक बेसिक चीज़ को लेके चलूँ, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, अगर वो प्रेग्नेंट है और उसको न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर पर थाली में पर डे के हिसाब से नहीं दिया जा रहा है तो वीकनेस आती है, चक्कर आते हैं, यहाँ सर्कल्स पड़ जाते हैं, बिल्कुल जो हीमोग्लोबिन, जैसे मैम ने बताया, हीमोग्लोबिन की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है, चलने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। उसकी वजह से प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी वजह से उसका जो पेट में पल रहा बच्चा है उसको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मे बी वो जो उसका वेट होता है इन फ्यूचर जब बच्चा पैदा होगा तो बहुत कम होगा, जो 2 किलो का होना चाहिए कम से कम, तो 2 किलो का भी नहीं रह पाता है। तो वहीं पे प्रिकॉशन रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जब बच्चे को पैदा करने वाले हैं तो जो माँ है वो अपना प्रिकॉशंस अपने खाने में, डाइट, अब दिनचर्या जो होती है वो प्रॉपर तरीके से करें। जी बिल्कुल, जैसे यहाँ पे बात की जा रही है भोजन की थाली की कि आपको उसे चुनना है, उसके अनुसार ही आपको जो है कुपोषण से दूर आप रह सकते हैं। तो मैम, संतुलित आहार की जब हम बात करते हैं तो क्या क्या संतुलित आहार वो होते हैं डॉक्टर उमा? संतुलित आहार में जैसे हमारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि अभी मैडम आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगी। तो हमारे भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे भी हमें फोकस करना चाहिए। दूसरा, अगर मैं एनीमिया पे बात करूं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे खाने में इस तरह की हम चीज़ें खाते हैं जिसमें आयरन रिच फूड थोड़ा सा कम होता है, और अगर वो आयरन रिच फूड है भी तो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड इस तरीके का होता है कि आयरन की मात्रा ज़्यादा होने के बाद भी शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसको हम बोल सकते हैं कि बैड कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि अगर हमने नाश्ता किया है और उस नाश्ते में अगर हमने आयरन रिच फूड वाला नाश्ता किया है, उसमें हरी सब्जियां भी रखी हुई हैं, हमने दाल रखे हैं, मेवे रखे हैं जो कि हमारे आयरन का गुड सोर्स होता है, लेकिन उसी के साथ अगर हमने चाय या कॉफ़ी पी ली नाश्ता करने से थोड़ा पहले या नाश्ता करने के बाद, तो हमारा नाश्ता जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा है बट स्टिल वो हमारे शरीर को मिल नहीं पाएगा क्योंकि हमने उसके साथ चाय और कॉफ़ी पी ली है जो कि आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। तो इसीलिए जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ फूड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही अगर मैं विटामिन सी की बात करूं तो विटामिन सी एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कि हमारे आयरन रिच जो फूड्स होता है उसके एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है। तो इसी तरह के आपका खाने की जो हैबिट्स होती हैं वो एनीमिया को भी जो है अफेक्ट करता है डेफिनेटली। जी डॉक्टर ऋचा, अगर हम बात कर रहे हैं कुपोषण की और इसमें जो पोषण पखवाड़ा पूरे देश में मनाया जा रहा है जिस पे 4 बिंदुओं पे फोकस किया गया, जिसका पहला बिंदु है कि हमें कोई भी जब माँ बनती है, एक बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो उसके शुरुआती 1000 दिनों पर ध्यान देना है। तो जो शुरुआती 1000 दिन इसमें नोटिस किए गए हैं वो क्यों ज़रूरी हैं एक माँ को अपनी बच्चे की देखभाल के लिए? देखिए, ज़रूरी जब माँ एक औरत जब माँ बनती है तो वहीं से वो 1000 का जो एक पीरियड टाइम है वो वहाँ से शुरू हो जाता है, राइट। तो वहीं पे एक माँ, अब जैसे मैम ने बताया कि आप आयरन रिच डाइट ले रहे हो, आप न्यूट्रिएंट्स सब ले रहे हो आपकी थाली में, लेकिन उसके साथ आपने कैफीन, निकोटीन किस पीरियड में आप कैसे कॉम्बिनेशन में ले रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है। वही चीज़ जब माँ अब खाना खाती है, जो भी उनके एक इन्वायरमेंट में जो आप अवेलेबल होता है खाना, लाइक जैसे ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर का, मैं एक तो आइडल टाइम होता है, हर चीज़ का आइडल टाइम होता है। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर का टाइमिंग है 7 to 8 मॉर्निंग का टाइम होता है, देन लंच का टाइमिंग होता है 1 to 2 जो आइडल टाइम होता है, अकॉर्डिंग टू वो वेरीफाई किया जा सकता है, एंड रात का जो डिनर का टाइम होता है वो 7 to 8 होता है, राइट। वहाँ पे आपको प्रिकॉशंस लेना जरूरी है कि मुझे सही टाइम पे खाना खाना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आप थाली सजा रहे हैं अपने लिए खाने की तो वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है, वहाँ पे उसको ये ध्यान रखना है मुझे कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, आयरन सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैट ऑल्सो इंपॉर्टेंट है। लेकिन फैट में भी आप क्या ले रहे हो, पूरी पकौड़ी भी फैट में आता है ना। तो आप सब्जी कौन सी ले रहे हो, सब्जी में कौन कौन से वैरायटी ऑफ सब्जी हैं, है ना। तो वहाँ पे कौन सी सब्जी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, अगर आप सब्जियों में वैरायटी ढूंढ रहे हैं तो लौकी, तोरी, भिंडी, कद्दू, ये सब जो सीजनली सब्जियां हैं वो आप लीजिए। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ आता है, कभी कभी क्या होता है, प्रेग्नेंट लेडी वहाँ पे डायबिटिक भी आ जाती है, वहाँ पे प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर वहाँ पे वो प्रिकॉशंस लेगी तो जो बच्चा पैदा होगा वहाँ पे इश्यूज़ आएंगे। तो वहाँ पे प्रिकॉशंस लेने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा क्या है कि आप फिजिकल एक्टिविटी भी डिपेंड करता है। अब आप सब कुछ खा रही हैं लेकिन आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप खा के लेट जा रही हैं, बैठ जा रही हैं, कोई फिजिकल काम नहीं कर रही हैं, तो वो भी आपके इन फ्यूचर या तो डायबिटिक को प्रॉब्लम कर सकता है, या हाइपरटेंशन कर सकता है, या स्ट्रेस बढ़ा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो वहाँ पे वर्कआउट, हाँ हैवी वर्क नहीं करना होता है, पर आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट ये है कि आप अपनी डाइट में सैलड, सीजनली सैलड, फ्रूट्स, सीजनली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीजनली वेजिटेबल्स, दूध, दही, मट्ठा, लस्सी, इन चीज़ों को प्रिकॉशंस में लीजिए। चौथा पॉइंट ये है कि आपको रेस्ट भी उतना ही ज़रूरी है ना। आपको अपने एक शेड्यूल जो होता है, कोई कोई लेडी है वो वर्क भी करती है, चाहे वो घर में भी है, तो काम तो दोनों कर रहे हैं, प्रेग्नेंट दोनों है, लेकिन रेस्ट अगर प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे आपकी बॉडी एक कमज़ोर फील भी करती है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो वहाँ यहीं से शुरुआत होती है, पूरे 1000 का जो टाइम पीरियड होता है, तो यहीं से बेसिक अगर उसको पता होगा, उस नॉलेज, इसी गवर्नमेंट का यही मोटो है कि हमको नॉलेज देना, पता सबको एक खाना खाना है, किस तरीके से खाना है, कौन से लेवल पे, कौन सी एज में इंपॉर्टेंट है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रख के देना होता है। जी बिल्कुल, जो गर्भवती महिलाएं इस कार्यक्रम को देख रही होंगी, कहीं ना कहीं आपसे जानकारी वो जरूर लेंगी। डॉक्टर उमा, जैसे कि आप एनीमिया की बात कर रही थी, तो गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, अगर उनमें एनीमिया का लक्षण पाया जाता है तो उनके स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है वो? पहले तो मैं आपका, जिससे पहले आपने एक सवाल पूछा था 1000 डे का, तो अगर हम 1000 डे पे कंटिन्यू करें तो 1000 डे शुरू होता है जब वो बच्चा माँ के गर्भ में आया है, तब से लेके जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, तो ये 1000 का कॉन्सेप्ट है। और बच्चा जो है सिर्फ पैदा होने के बाद नहीं, जितने दिन वो माँ के गर्भ में पल रहा है, उस समय माँ का स्वास्थ्य जो होता है वो भी बच्चे के हेल्थ को और उसके पोषण को जो है अफेक्ट करता है। तो अगर एक महिला या पहले से एनीमिक है और उस एनीमिक स्टेज में ही अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, तो डेफिनेटली उसके बच्चा भी जो है एनीमिक पैदा होगा और उसमें कुपोषण के लक्षण होंगे। और जैसे कि इससे पहले मैडम ने बोला है कि लो बर्थ वेट की, मतलब अगर एनीमिक माँ है तो उसमें बच्चा भी लो बर्थ वेट का होगा, और एक बार बच्चे का वजन कम है तो उसको गेन करने में उसको कम से कम 2 वर्ष या उससे अधिक का समय लग जाता है। तो इसीलिए वो 1000 जो डेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक महिला से, जब वो प्रेग्नेंट होती है तब से लेके बच्चा जब तक अपना दूसरा जन्मदिन नहीं मनाता है। और इसमें जो अब हम आते हैं, आपका जो क्वेश्चन था कि एनीमिया का, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि HB की जांच के बाद जो है आप एनीमिक का स्टेटस पता कर सकते हैं। गर्भवती महिला, कोई भी गर्भवती महिला अगर उसका हीमोग्लोबिन 11 या उससे कम होता है तो उसको एनीमिया की कैटेगरी में, और अगर किसी गर्भवती महिला का हीमोग्लोबिन लेवल 7 से कम होता है तो सीवियर एनीमिक की कैटेगरी में आता है। और इस एनीमिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग जो है आयरन की गोलियां उपलब्ध कराता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी गर्भवती महिला आशा या एनम के माध्यम से प्राप्त कर सकती है। 4थे महीने के बाद हम महिलाओं को जो है 180 टैबलेट खाने की सलाह देते हैं कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी 4थे महीने के बाद वो अपना 180 गोलियां खा सकती है, और जिससे उसका हीमोग्लोबिन लेवल इंप्रूव करता है। ये तो सभी लोगों के लिए, अगर कोई महिला एनीमिक हो, अगर एनीमिक होती है तो ऑब्वियसली उसका डोज बढ़ जाता है, उसका इलाज का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन अगर वो नॉन एनीमिक है तो भी 180 गोलियां ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज उसको बच्चे ने भी उसी के अंदर जो है ग्रो करना है, और उसका स्तर समय के साथ जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा और आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी तो खून की कमी ना हो, इसलिए 180 गोलियां हैं। लेकिन किसी महिला में अगर पहले से ही खून की और कमी है तो इलाज के दूसरे माध्यम भी होते हैं। हमारे पास इंजेक्शन होते हैं, इंजेक्टेबल आयरन सुक्रोज होते हैं, जिसके माध्यम से उनका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाया जाता है और एक अच्छा स्तर 12 या 12 से अधिक वाला स्तर प्राप्त करके हम एक हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी को आगे लाइफ दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, आप दोनों से अभी हम इस विषय पर और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों, हमारी कुपोषण और पोषण पखवाड़े को लेकर ये खास रिपोर्ट देखिए।
भारत से कुपोषण को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पोषण पखवाड़ा शुरू किया है। देश भर में पोषण पखवाड़े के ये 7वां संस्करण है, जो हर वर्ष मार्च से अप्रैल महीने के बीच मनाया जाता है। सरकार का दावा है कि पोषण पखवाड़ा सिर्फ एक जागरूकता अभियान नहीं है, यह पोषण एक माँ, एक बच्चा और एक समय में एक भोजन को बदलने का एक आंदोलन है। आपको बता दें कि इस वर्ष के पोषण पखवाड़े में मुख्य रूप से 4 विषयों पर जोर दिया जा रहा है। ये विषय है जीवन के पहले 1000 दिनों पर ध्यान केंद्रित करना, पोषण ट्रैकर के लाभार्थी मॉड्यूल को लोकप्रिय बनाना, कुपोषण का प्रबंधन और बच्चों में मोटापे को दूर करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली है। तो वहीं परंपरा को प्रौद्योगिकी के साथ जोड़कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाकर और समुदायों को शामिल करके भारत एक स्वस्थ मजबूत पीढ़ी की ओर साहसिक कदम उठा रहा है। वहीं प्रदेश भर में पोषण पखवाड़े के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को संतुलित आहार, नवजात शिशु की देखभाल और एनीमिया जैसी समस्याओं से निपटने की जानकारी दी जा रही है। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर सोनी ने बताया कि पोषण पखवाड़े के तहत हर महिला और बच्चों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। आज आंगनबाड़ी केंद्र बिलना फर्स्ट में पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया। यह एक प्रकार का जागरूकता कार्यक्रम है। इसमें इस बार की थीम डिसाइड करी गई है सुनहरे 1000 दिन, जिसमें माता और शिशु का पोषण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जो थीम है इस पे जन जागरूकता कार्यक्रम कराया गया। आज लोगों की अच्छी उपस्थिति देखी गई और इनके थीमों पर आधारित जो जन जागरूकता है वो इनको आज बातें बताई गई। बता दें कि पोषण पखवाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सोच का हिस्सा है जिसमें हर महिला और बच्चे तक संतुलित पोषण और पोषण की सही जानकारी पहुंचाना है। खासकर गर्भवती महिलाएं, किशोरियों और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल इस पहल का मुख्य केंद्र है। पोषण पखवाड़ा प्रधानमंत्री की इसी सोच को साकार करने की मुहिम है। इस मुहिम से जुड़ने के बाद महिलाओं का कहना है कि पहले पोषण के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन अब आंगनवाड़ी दीदी से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आज यहाँ पोषण दिवस या पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया और मैं भी यहाँ पर आई थी, हमें भी बुलाया गया था और यहाँ मैडम के द्वारा बहुत अच्छी बातें बताई गई, जिसमें आयरन ज़्यादा होता है उसको, और मडुए की रोटी और भटके डुके और हरी सब्जी और जो बाहर का है ये उसको नहीं खाने को बताया बच्चों को। और यहाँ में आयरन के बारे में बताया गया। आयरन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। कुल मिलाकर कुपोषण को यदि देश से मिटाना है तो जागरूकता के साथ ही सही पोषण ही एकमात्र साधन है। इसी परिकल्पना को साकार करते हुए वर्ष 2018 से लगातार हर वर्ष पोषण पखवाड़ा चलाया जा रहा है। यह पखवाड़ा सिर्फ एक जागरूकता अभियान नहीं है, यह पोषण एक माँ, एक बच्चा और एक समय में एक भोजन को बदलने का एक आंदोलन है। साथ ही परंपरा को प्रौद्योगिकी के साथ जोड़कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाकर और समुदायों को शामिल करके भारत एक स्वस्थ मजबूत पीढ़ी की ओर साहसिक कदम उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन केंद्र, देहरादून। तो अभी तक हमने समझा कि हमारे देश में पोषण पखवाड़े का 7वां संस्करण क्यों मनाया जा रहा है और ये क्यों कितना ज़रूरी है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर ऋचा, आपसे हम समझते हैं कि एक माँ कैसे पहचाने कि उसका बच्चा कुपोषित है। आखिर कौन से वो लक्षण होते हैं जो बच्चे में ये डिफाइन करते हैं कि ये बच्चा कुपोषित है। देखिए, जैसे बच्चा बर्थ हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, तो उसी समय तो पहले बच्चे को वेट देखा जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, है अकॉर्डिंग टू मी। पहले बच्चे का वेट देखा जाता है। अगर उसका मतलब 2 kg 500 ग्राम का कुछ एक क्राइटेरिया है, उससे अगर कम होता है तो बच्चा कुपोषित का होता है। पहला लो बर्थ वेट। दूसरा क्या होता है, उसका PEM होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अब धीरे धीरे बच्चा ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, उसकी एज बढ़ रही है, लेकिन उसका शरीर उस एज के लायक नहीं है, उससे भी कम है। लाइक कभी कभी क्या होता है, क्वाशियोकर मैरिस्मस जो एक प्रॉब्लम आती है वो भी इसमें इस कुपोषण में देखा जाता है। तो वही होता है कि जब बच्चे को अगर माँ को न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तरीके से नहीं मिले तो वो क्या इफेक्ट करेगा आगे जो बर्थ बच्चा हुआ है वहाँ पे। तो यही सिम्टम्स बच्चे को तब देखा जाता है जब बच्चे ने बर्थ ले लिया है और उसके 2 साल तक का जो बच्चे का टाइम पीरियड है, बस
अब यहाँ पे माँ का प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि अब मुझे और ध्यान देना पड़ेगा बच्चे पे कि बच्चे को जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वो इन फ्यूचर और बढ़े ना, वहीं पे रोकने का काम होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट एज अ डॉक्टर्स भी वहाँ पे आपको दवाइयाँ देते हैं, बच्चे का प्रिकॉशंस जो आपका बॉडी का जो चेकअप होता है, उसके इंजेक्शंस होते हैं, उसकी टैप्स होती हैं, वो शुरू हो जाती हैं। एज अ डाइटिशियन मैं फिर बच्चों को यहाँ पे खाने का डाइट प्लान शुरू हो जाता है कि बच्चे को अब क्या क्या देना है अकॉर्डिंग टू जहाँ बच्चे अपने इन्वायरमेंट में रहते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं बच्चे को वो चीज़ दूंगी जो उनको ईजिली अवेलेबल हो ही नहीं पा रहा है। मुझे उनका बेसिक नेचर देखना है, बेसिक उनकी न्यूट्रिएंट्स का जो एरिया है जहाँ वो रहते हैं, उनका खाने पीने का क्या सिस्टम है, ठीक है, तो ये चीज़ देखी जाती है। अब यहीं पे उनका प्रोग्राम माँ के थ्रू एक शुरू हो जाता है। तो हमको यही देखना है कि बच्चे को अगर ये प्रॉब्लम बाय बर्थ शुरू हो गई है, उसका बर्थ वेट लो है, ठीक है, उसको मैरेस्मस प्रॉब्लम है, क्वाशियोकर, बस यहीं पे अब उनका खाने पीने का और संतुलन किया जाता है, प्रोटीन और बढ़ाई जाती है, एनीमिक ना हो बच्चे को, ये सब देखा जाता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर उमा, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो ऐसे में एनएचएम द्वारा किस तरीके से, अगर हम नवाचार की बात करें, कुछ नए तरीके हों या कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है? महिलाओं को हम जो है लगातार जो है एनीमिया के प्रति जो है हम कार्य करते आ रहे हैं। एक एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम जो है भारत सरकार की तरफ से चल रहा है, मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और की तरफ से ये 2018 से एएमबी प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमारे मुख्यतः 6 कैटेगरी के लोग हैं, जिसमें हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं तो हैं, साथ में हमारे 6 माह से लेकर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की कैटेगरी एक आ जाती है, दूसरी कैटेगरी। फिर ऐसी महिलाएं जो अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं, उनके लिए भी एएमबी प्रोग्राम में काम होता है। उसके अलावा हमारे जो 5 वर्ष से 10 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं, एक कैटेगरी वो हो जाती है। उसके अलावा एक कैटेगरी होती है 10 से 19 साल के बच्चे, और फिर फीमेल्स जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होती हैं, मतलब जो कभी भी माँ बन सकती है, वो ग्रुप आता है हमारा 15 साल से 49 ईयर्स तक के। तो इन सभी के लिए एएमबी प्रोग्राम में एनीमिया से बचाव के लिए प्रोफाइलेक्टिक डोज का एक प्रोग्राम चलता है, जिसमें अगर 5 साल से छोटा बच्चा है, 6 माह से लेके 5 साल तक के बच्चे के लिए हम आयरन सिरप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि हर बच्चे को, हर परिवार में आशा के माध्यम से इसका वितरण होता है। और पहला खुराक जो है 1 ml का किस तरीके से देना है, ये आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जो है आंगनवाड़ी केंद्र में जो है माँ को और परिवार के सदस्य को समझाती है। बाद में सप्ताह में 2 बार ये खुराक परिवार के द्वारा, चाहे उसकी माता हो या परिवार में कोई भी अन्य सदस्य जो है उस बच्चे को देता है। इसी तरीके से जो मैंने और एज ग्रुप की बात करी है, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको विद्यालयों में शिक्षा विभाग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग जो है उनको दवाइयाँ प्रोवाइड कराता है, और शिक्षा विभाग अपने स्कूल में सप्ताह में 1 बार उनको गोलियाँ देता है। तो 5 वर्ष से 9 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनको सप्ताह में 1 बार गुलाबी गोली खिलाई जाती है, और उसी तरीके से जो हमारे 10 साल और 19 साल तक के बच्चे हैं, उनको नीली गोली दी जा रही है। और ये गोली सिर्फ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों तक ही सीमित नहीं है, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उन बच्चों के लिए भी दवाइयाँ आंगनवाड़ी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। इसी श्रृंखला में हमारी प्रेग्नेंट फीमेल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनको हम 180 गोलियाँ दे रहे हैं। ये प्रोफाइलेक्टिक डोज है कि भी आपको एनीमिया से बचाव हो। एनीमिया होने के बाद तो ऑब्वियसली आप इलाज करेंगे, लेकिन बचाव के लिए गोलियों का है। और लैक्टेटिंग मदर या जो हमारी धात्री महिलाएं हैं, उनको भी 180 गोलियों के लिए है। और प्लस जो मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, जो कि 14 से लेके 39 उम्र 49 एज की जो महिलाएं होती हैं, उनको भी जो है सप्ताह में 1 बार आयरन की गोली खाने का सलाह दिया जाता है, ताकि वो एनीमिया से अपना बचाव रख सकें। तो ये तो एएमबी प्रोग्राम के अंतर्गत जाएगा। इसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी 2025 में हमने पल्स एनीमिया मेगा कैंपेन के नाम से जो है 3 फरवरी को एक कैंपेन शुरू किया था, 1 हफ्ते के लिए, 3 फरवरी से 10 सप्ताह के लिए। इसमें हमने उत्तराखंड की हमारी जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, वो हमारा उस समय टारगेट थे, और उस टारगेट के सापेक्ष जो है हमने लगभग 58,000 महिलाओं की जो है जांचें करी। इस जांच के लिए उत्तराखंड में लगभग हमारे 1800 हमने टेस्टिंग सेंटर्स स्टैब्लिश किए थे, जिसमें हमारी आंगनवाड़ी में भी हुआ था जांच, सब सेंटर्स जहाँ पे हमारी एनम्स होती है, एनम के माध्यम से ये जांचें हुई थी। इसमें हमारे मेडिकल ऑफिसर और सीएचओ ने भी प्रतिभाग किया था, और उत्तराखंड की जितनी भी उस समय गर्भवती महिलाएं थी, सभी को इस जांच की सुविधा दी गई थी। और उसके बाद जो है मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारा एएमबी प्रोग्राम और हमारा जो पल्स कैंपेन, जो पल्स एनीमिया कैंपेन जो शुरू किया था, वो एक T4 स्ट्रैटेजी बोलते हैं, जिसमें कि T4 मतलब पहला टी जो होता है उसमें वो टेस्ट बताता है, तो
ये जो हमने जांच की, जैसे आपको बताया कि हीमोग्लोबिन की जांच से हम अनीमिया का पता कर सकते हैं, तो ये जांच के बारे में बात करता है। उसके बाद सेकंड टी जो होता है वो टॉक, कि भी हम एनीमिया के बारे में बात करें लोगों से। जितना हम एनीमिया के बारे में बात करेंगे उतना लोग अवेयर होंगे और अपना उनको बचाव किस तरीके से करना है, किस तरह के खाने पीने का ध्यान रखना है, और प्रोफाइलेक्टिक आयरन डोज की जो हम IFA टैबलेट्स की बातें कर रहे हैं वो भी उसमें अवेयरनेस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन गोलियों को खाएं, उनकी इंपॉर्टेंस समझें। टॉक के बाद आता है ट्रीट, मतलब जो भी एनीमिक हो गई हैं, माना उस जांच में हमारी सीवियर एनीमिया, हमें लगभग 240 के करीब हमारी सीवियर एनीमिक आइडेंटिफाई हुई थी। तो उन सीवियर एनीमिक पेशेंट्स को सिर्फ टैबलेट से काम नहीं होगा, हो सकता है जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी ड्यूरेशन किस महीने में, वो 8वें महीने या 9वें महीने में, तो गोलियां उस समय उन पर असर नहीं करेगी, तो उनको इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो सारी सुविधाएं भी हमारे सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हमने दिया है। और वो T4 का जो तीसरा टी है ट्रीटमेंट, ये उस पर बात करता है। और आखिरी टी की बात अगर हम करें तो ट्रैकिंग, मतलब ये ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ गर्भवती महिला की जांच कर दी और हमें पता चल गया एनीमिया और उसको वहीं छोड़ दिया। उसको पूरा ट्रैक करना है जब तक कि वो डिलीवरी नहीं हो जाती है, क्योंकि एक बार एक महिला अगर प्रेग्नेंट होगी और साथ में उसमें एनीमिया का स्तर बहुत ज़्यादा हो गया तो उसके लिए एक बहुत हाई रिस्क कंडीशन हो जाती है। जैसे कि हमने बात की है कि लो बर्थ बेबी को हो सकता है, उसका प्रसव के दौरान जो है जटिलताएं आ सकती है, खून ज़्यादा ब्लीडिंग उसको हो सकती है और उसमें मृत्यु तक भी हो जाती है माँ और बच्चे के लिए। तो ये इसलिए एनीमिया का कंडीशन महिलाओं में और स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, माँ और बच्चे के दोनों के लिए हेल्प करें। तो यही T4 स्ट्रैटेजी की भी हमने जांच भी कर ली, उसके बारे में बात भी कर लिया, उनको ट्रीटमेंट भी दे दिया। बस ट्रीटमेंट देने के बाद छोड़ना नहीं है, उसको ट्रैक करना है जब तक कि हमारा आउटकम एक अच्छा आउटकम ना आ जाए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक आपने एनीमिया के बारे में बताया और उम्मीद करते हैं बहुत सारे लोग इसको समझेंगे, है ना। तो डॉक्टर ऋचा, आपसे जानना चाहेंगे, आपके पास कई सारे पेशेंट्स आते होंगे, कुपोषण के भी क्या कोई प्रकार होते हैं? देखिए, कुपोषण के प्रकार अगर बच्चों के उसमें आप कहना चाहोगे तो मैंने आपको ये बताया था, PM जो बताया था मैंने, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें 2 कैटेगरी आती हैं, मैरेसस और क्वाशियोकर। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहीं पर होती है। ठीक है, तो वहीं पर जो एज अ पेशेंट मेरे पास आते हैं तो यही 2 आते हैं। अंडरवेट, आजकल जो बच्चे हैं उनका अंडरवेट का कारण अलग होता है। जो मेरे पास पेशेंट आते हैं बच्चे, उनका अंडरवेट का कारण ये होता है, एक तो वो जो मैंने बताया ना आपको, खा वो सब रहे हैं, पॉजिटिव नहीं खा रहे हैं, सही तरीके से नहीं खा रहे हैं, सही टाइम पीरियड पे नहीं खा रहे हैं। जैसे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो वो क्या करते हैं, सुबह 6 साढ़े 6 बजे तैयार वैसे ही निकल गए, तो उन्हें कुछ नहीं खाया। देन दिन में जो टिफ़िन मिला है वो भी जल्दी खाया, क्योंकि खाने को इम्पॉर्टेंट है कि खाने को सही तरीके से खाया जाए। ठीक है, देन उसके बाद IFA वो ट्यूशन चले गए, तो उनका अंडरवेट ओवरवेट भी इसी कैटेगरी में आता है। बिल्कुल, आप ओवरवेट की बात कर रहे हैं और पोषण पखवाड़े का एक मेन मोटिव भी है, जो 4th पॉइंट भी है इसमें, कि मोटापे से इस टाइम पे जो है छोटे बच्चे काफी शिकार है मोटापे के। आपके पास भी ऐसे केसेस आते होंगे, तो कैसे बच्चों को मोटापे से दूर रखा जाए? क्या कारण है कि बचपन से ही बच्चा मोटा होते जा रहा है? जी, रीज़न यही है, 3-4 पॉइंट्स हैं। जैसे उनका मैं आपको बता रही थी अभी कि ब्रेकफास्ट वो नहीं करके जाते हैं, पहला पॉइंट। फिर या तो इंस्टेंट उनको भूख लगी, जो आसपास एरिया है, शॉप्स खुली हैं, वहाँ पे इंस्टेंट क्या मिल रहा है, मोमोज मिल रहे हैं, फास्ट फूड्स मिल रहे हैं। इंडियन जो फूड है वो कहीं नहीं खा रहे हैं। अगर वो 80% बाहर का खा रहे हैं तो जाके वो 20% घर का खा रहे हैं। तो ये मैं सब पेरेंट्स से बोलना चाहूँगी, आई अंडरस्टैंड कि आपको बच्चों को यहाँ पे एक ट्रैक मैम ने बताया, एक पॉइंट लेना पड़ेगा कि आपको बच्चे को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बच्चे का चूज़ किया। देखो, बच्चा सेम पीरियड पे सेम टाइप का खाना नहीं खाता है, हमारे भी बच्चे हैं, वहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो पॉजिटिव चीज़ हो उसको किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो बच्चे के सामने, ताकि बच्चे को अच्छा लगे, क्रिएटिव लगे तो वो खाए, है ना। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे आपको बच्चे के साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा कि चलो बच्चे इस बार आप ये खाइए और उस नेक्स्ट टाइम आपको ये दिया जाएगा। तो वहाँ पे आपको बच्चे को कंफर्टेबल एक जोन में लाना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट ये है, बच्चे बाहर नहीं खेल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। आप ऑफिस से, स्कूल से आए, होमवर्क किया नहीं किया, उसके बाद ट्यूशन चले गए, तो वो जो स्ट्रेस है ना, सोशली स्ट्रेस अलग है, फैमिली स्ट्रेस अलग है, स्कूल का स्ट्रेस अलग है, उसकी वजह से ही बच्चे अंडरवेट ओवरवेट का एक कैटेगरी में आ रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे को आधा घंटा रेस्ट करने का बहुत ज़रूरी है। जैसे स्कूल से आए तुरंत नहीं बैग रखा, मेरे पास कितने सारे पेशेंट्स आते हैं, वो क्या करते हैं, मैम 2 बजे स्कूल पहुँचे, 2:15 बजे ट्यूशन है, वो खाना नहीं खाते हैं, फिर वो बे टाइम पे खाते हैं, कब, 4 o'clock, क्योंकि 4 o'clock वो घर आ रहे हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी टीचर से और पेरेंट्स से
कि आप एक सही टाइम पे बच्चों को, क्योंकि पेरेंट्स तो चलो घर में देख सकते हैं, एज अ टीचर आप स्कूल में देख सकती हैं कि हर एक बच्चे पे ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए कि बच्चा कम से कम जो टिफिन लाए वो प्रॉपर फिनिश करे, और टिफिन भी क्या आ रहा है वो ऑब्जर्व करना टीचर का काम है। कि आप अगर आपको लगता है कि मैगी चाउमीन ये चीज़ें आ रही हैं तो आप स्ट्रिक्टली पेरेंट्स को गाइड कीजिए कि प्लीज़ हमारे स्कूल में ये चीज़ें अलाउड नहीं है, क्योंकि जहाँ पे पेरेंट्स टीचर्स नहीं बोलते हैं तो पेरेंट्स वही देते हैं। क्योंकि ऐसे बच्चे मेरे पास आए कि मैम हमारे स्कूल में कुछ नहीं बोलते, हम जो लेके जाते हैं मम्मा वो देती है हम वो खा लेते हैं। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन टीचर का भी जरूरी है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन पेरेंट्स का भी जरूरी, ताकि बच्चे अच्छी चीजें खाएं। क्योंकि वो चिप्स लेके जा रहे हैं, इंस्टेंट क्या मिलता है मैम? चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स, है ना? वो कोल्ड ड्रिंक्स की जगह हम नारियल पानी भी तो पी सकते हैं जी। आप लस्सी मट्ठा भी तो पी सकते हैं, आप फ्रूट जूसेस भी तो पी सकते हैं, फ्रूट्स खाइए, आप रॉ फ्रूट खाइए। फ्रूट जूसेस बच्चों को देना भी नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी फाइबर तो नहीं है ना उसमें, आपने जूस पकड़ा दिया, आप फ्रूट काट के बच्चे को दीजिए, आप टिफिन में दीजिए। हाँ, फ्रूट काट के मत दीजिए, ऐसा रॉ फ्रूट से बनाना हो गया, एप्पल हो गया, ऑरेंजेस हो गए, यानी कि कहीं ना कहीं अपनी थाली को हमें बिल्कुल सेहत के अनुसार ही चुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ऋचा, डॉक्टर उमा, आप दोनों का आपने बहुत अहम जानकारियाँ दी, और हम उम्मीद करते हैं कि इन जानकारियों से हमारे दर्शक कहीं ना कहीं प्रेरणा लेंगे, अपने जीवन में से आत्मसात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में जिस तरीके से पोषण पखवाड़ा मनाकर जगह जगह जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप अपनी भोजन की थाली को ऐसे बनाइए जो आपकी ज़िंदगी को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे। तो उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही भोजन की थाली चुनेंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से भी कैसा आपका जीवन में पोषण हो इसका ध्यान रखेंगे। फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।